प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम प्रेमचंद के फटे जूते का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। परसाई जी कह रहे हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला घिस जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ परसाई जी इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं, हम का तात्पर्य यहाँ सभी लोगों से है कि हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, यानी वास्तविकता को छिपाए फिरने में ही अपनी शान शौकत समझते हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद की यह खासियत नहीं थी। उनकी खासियत यही थी कि वह वास्तविकता को ही हमेशा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। आगे, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी अव्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है वह? यह परसाई जी कह रहे हैं कि आखिर क्या मतलब है इन मुस्कान का। जो यह व्यंग भरी मुस्कान है, इसका क्या मतलब हो सकता है? वो बहुत इनको परेशानी में डाला हुआ है। क्या होरी का गोदान हो गया? क्या होरी ने जो जिससे गाय मरी थी उसका गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई इसलिए परेशान हो? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया है यह। ऐ मेरी जनता के लेखक। जनता के लेखक क्यों कह रहे हैं परसाई जी? क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद थे वो साधारण जन की भाषा या साधारण जन के लिए ही लिखते थे। उन्होंने कोई बनावटीपन अपने लेखन में नहीं लाया। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? मतलब बहुत चक्कर काटते रहे। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण, काफ़ी बकाया हो जाने पर बनिए का, तुम उसकी दुकान की तरफ से न जाकर घूम के चक्कर लगाकर अपने घर पहुंचते थे। लेकिन अगले ही पल वो कह रहे हैं, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिसता है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा था, अकबर ने कुंभन दास को बुलाया था कि वो मेरे लिए पद गाए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, मैं केवल ईश्वर के लिए पद गा सकता हूँ, आपके लिए नहीं गाऊंगा। तो वही कह रहे हैं कुंभन दास कि आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। मतलब आने जाने में तो पन्हैया जो जूता है वो भी घिसा, और आने जाने में ईश्वर का नाम भी मैं नहीं सुमिरन कर पाया। तो आने जाने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। मतलब जिनके देखने से दुख होता है उनको दूर से ही सलाम करके मैं आगे बढ़ता हूँ। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है। कौन सी चीज़ है परत दर परत? जो बुराइयां हैं समाज में, जो अवसरवादिता है, बनावटीपन है, वो सदियों से परत दर परत जम गई है, जो काफ़ी ऊंचा टीला बन गई है। उसको तुम ठोकर मारते रहे, जिसके कारण तुम्हारा जूता फट गया। उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया था
उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। भाई बहुत लोग करते हैं, लेकिन तुम तो भाई समाज को सुधारना चाहते हो, इसलिए तुमने बगल से जाने की कोशिश नहीं की। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। तुमने जिंदगी में कभी समझौता नहीं किया, जो सही था वही किया। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उसे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं रहा, तुम्हारी मुक्ति थी। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि नेम धर्म तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी मुक्ति था, ऐसा जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारी मुस्कुराहटों से यही जान पड़ता है, यही लगता है कि तुम मुस्कुरा रहे हो तो तुम्हारे लिए यही बढ़िया है। क्यों मुस्कुरा रहे हो? इसलिए कि मैं जीवन भर सत्य पर चलता रहा, वास्तविकता को ही देखता रहा। मेरा जूता भले ही फट गया है, लेकिन मैं अंदर से एकदम मजबूत हूँ। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। मतलब यहाँ पर साईं जी कहना चाह रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में, कि मुंशी प्रेमचंद जिसे घृणित समझते हैं उसे हाथ की नहीं बल्कि पाँव की उंगली से इशारा कर रहे हैं कि तुम सुधर जाओ। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर तुम हंस रहे हो कि जो उंगली छिपाए हुए हैं, यानी अपनी वास्तविकता को छिपाकर और अंदर से खोखला होते जा रहे हैं। उन पर जो टीले को बरकरार कर बाजू से निकल रहे हैं, जो समस्याओं को टाल रहे हैं, उन पर तुम हंस रहे हो। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव सुरक्षित है, पाँव बच गया। मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? यहाँ पर साईं जी मुंशी प्रेमचंद के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि मैंने तो उंगली जूता ठोकर मार के जूता फट गया, उंगली बाहर निकल गई, लेकिन मैं सुरक्षित हूँ, मेरा पाँव सुरक्षित है और मैं जीवन में आगे बढ़ता रहूँगा। लेकिन तुम यह सब दिखावे की प्रवृत्ति, बनावटीपन, अवसरवादिता के आधार पर कब तक रहोगे? तुम खोखले होते जा रहे हो और एक दिन ढह जाओगे। जो आधार है तुम्हारा वो समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार खड़े होने का आधार पाँव है और पाँव का तलुआ यदि घिस गया तो खड़े होने में समस्या आ सकती है। तो तुम खड़े कैसे होगे, आगे कैसे बढ़ोगे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ कि यह सब संकेत जो है, तुम समाज में जो रहने वाले लोग हैं और सर्वाधिक प्रवृत्ति के या बनावटीपन जीवन जीने वाले, उन सभी के ऊपर तुमने संकेत किया है कि सुधर जाओ, अन्यथा परेशानी ही परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अब आगे हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।